उठे हैं सब लोग आउट ऑफ देयर बेड्स, इनटू देयर बेड्स। उधर से मोबाइल झांक झांक के देख रहे हैं, किधर हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर। अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ा, जिस थ्योरम का नाम था पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम आप कब लगाएंगे? जब दो एक्सिस आपको एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। उन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस आपके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और दूसरी एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस प्लस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस प्लस इस पूरे बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आपको नई वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। तो ये वाला जो डेरिवेशन था, आई होप आप लोग इससे गो थ्रू कर रहे हैं। सिंपल था, दो वाले ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, पुट अप करनी थी, एक वैल्यू को 0 मानना था, बाकी फाइनल आंसर आप लोग के सामने आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया था ये देखने के लिए कि इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपको रॉड के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और अगर रॉड के वन एंड से पास होगी, वन एंड से, तो कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस l/2 मान लिया, रॉड का मास m था, ऐड किया, फाइनल आंसर आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने रिंग का लिया था कि रिंग के अगर टेंजेंट से एक्सिस पास हो रही है और सेंटर वाले एक्सिस से आपको पता था कि सेंटर वाले एक्सिस से mr² होता है। फिर मैंने आप लोगों को डिस्क का करने के लिए दिया था, अगेन डिस्क के टेंजेंट से सेंटर से हाफ mr² का फॉर्मूला था। यहां पे जो आईसी था वो हाफ mr² था, तो आपने ये चीज अप्लाई की। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रियली न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उस थ्योरम का सबसे पहले नाम सुन लीजिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाम में ही आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। वहां पे थियरम का नाम था थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहां पे थियरम का नाम है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो एक पैरेलल एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे हम जो बात करेंगे वो हम परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। डायग्राम सबसे पहले देखेंगे, सबसे छोटा डेरिवेशन इसी का है, वो तो और थोड़ा बड़ा भी था, उसमें थोड़ी बातचीत भी करनी थी, इसमें तो बातचीत भी नहीं है, एकदम सिंपल है। बस अंडरस्टैंड कीजिए किस तरह से हम जा रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी एक बॉडी है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूअस यानी कि होमोजीनियस बॉडी है। कंटिन्यूअस या होमोजीनियस बॉडी को लैमिनार बॉडी भी बोलते हैं, आप लैमिनार नाम का वर्ड भी कहीं ना कहीं सुन सकते हैं, लैमिनार ऑब्जेक्ट, ये वर्ड भी आप कहीं ना कहीं सुन सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, वही है, होमोजीनियस या कंटिन्यूअस को ही हम लैमिनार बोलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या नोटिस करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे 3 एक्सिस बनाई जाएगी। ये पहली वाली एक्सिस, ये दूसरी वाली एक्सिस और ये तीसरी वाली एक्सिस। लेट अस टेक दिस एक्सिस एज द जेड एक्सिस। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आईजेड लेंगे।
ये जो एक्सिस है इसको y लेते हैं, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको IY लेंगे, ये जो एक्सिस होगी ये x होगी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको IX लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर आप एक ऐसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जो एक्सिस आपके लैमिनार बॉडी को परपेंडिकुलर होगी। वापस मैं रिपीट करता हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप एक ऐसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो आपके बॉडी को परपेंडिकुलर होगा। पर किसकी मदद से निकालेंगे? एक ऐसे दो एक्सिस की मदद से निकालेंगे जो बॉडी में है, और ये दो एक्सिस आपके इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है। पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है यहां पे, एक्सिस z axis, x axis and y axis are mutually perpendicular to each other। क्या बोला मैंने? सबसे पहला पॉइंट, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। और आपको पता ही होगा कि अगर आपने कभी 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में चीजें जानी है तो आपको पता ही होगा कि जब भी तीन एक्सिस बनती हैं तो वो तीनों की तीनों एक्सिस आपके एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होती हैं। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं, ये जो तीन एक्सिस अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपके घर का कोना समझो। जस्ट लुक एट योर कोना ऑफ योर घर। अगर आप अपने घर का कोई कोना देखेंगे तो घर का कोना देखने पे आपको ये बात समझ में आएगी कि ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस है। आपके घर के कोने में इस तरफ एक लाइन जा रही होगी, इस तरफ एक लाइन जा रही होगी। उसी को देख के आपको इमेजिन करना है कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी। क्या सब लोगों ने अपने घर का कोना देखा? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना बोलो। एवरीबडी हैज सीन अ कोना ऑफ देयर घर्स। जल्दी 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 जल्दी। क्या सब लोगों ने अपने घर का कोना देखा? क्या आपको फीलिंग आया कि कैसे ये तीन एक्सिस के बारे में चर्चा हो रही है? 3D व्यू देखना है तो यहां नहीं दिखा सकता, बुक के ऊपर 3D व्यू कैसे दिखाऊंगा? तो आपको रियल लाइफ में कोई ना कोई घर का एक कोना देखना पड़ेगा। आपको Z, Y और X की फीलिंग आएगी, और आपको मेरा फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोग से कहा है कि Z एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसलिए मैंने यहां पे टिक मार्क मारा क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने घर का कोना देख लिया होगा एंड यू मस्ट हैव गॉट अ फीलिंग दैट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं उसको मैं लिख के दे रहा हूं, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी एंड Y axis and X axis are into the plane of the body। अब इस बात को समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरह से बात को समझना। सपोज कीजिए ये जो पेपर है जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये पेपर वो बॉडी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जरा एक बार 3D एनालिसिस करके देखते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स डू अ वेरी 3D एनालिसिस। ठीक है, ये एक एक्सिस मैंने मान लिया, ये एक एक्सिस मैंने मान लिया, एंड ये एक दूसरी एक्सिस मैंने मान ली। आई होप इतना सब लोग को पता है कि ये y एक्सिस है, ये आपके घर का x एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ z एक्सिस है। z एक्सिस उधर नहीं जा रहा, एक्चुअली ऊपर जा रहा है, पर क्योंकि 3D नहीं बना सकते इसलिए उधर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो z एक्सिस है, ये z एक्सिस आपकी बॉडी को परपेंडिकुलर है। पहली चीज तुमने क्या समझी?
ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो गई, ऑब्वियस सी बात है। ये तीनों एक्सिस अगर आपको बनानी है ऐसी बनाओ, 90 90 90, हाँ तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ग्रेट। बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट कि जो z एक्सिस है, यानी कि ये वाला पेन है, ये बॉडी को परपेंडिकुलर है, पर ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। बॉडी के प्लेन में है मतलब बॉडी के साथ दिखाई दे रहे हैं, पर ये एक्सिस बॉडी से बाहर की तरफ आ रही है। z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। देखो देखो देखो, क्या ये एक्सिस आपको बॉडी को परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है? हाँ। y axis and x axis are into the plane of the body। into the plane of the body का मतलब क्या है कि ये दोनों की दोनों एक्सिस बॉडी के साथ हॉरिजॉन्टली उसके प्लेन में है। क्या सेकेंड पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है कि z एक्सिस की खासियत क्या होगी और y एक्सिस और x एक्सिस की खासियत क्या होगी? एवरीबडी आर अंडरस्टैंडिंग दीज टू पॉइंट्स? पक्का? गिव मी यस और नो। z एक्सिस बॉडी को परपेंडिकुलर होगा, y एक्सिस और x एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा। क्या ये दो बातें सब लोग को समझ में आ रही है? कम ऑन, गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। डन डन डन, पक्का? आगे बढ़े। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड mi about z axis and we know the mi about x axis and y axis। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। करना क्या है? करना यह है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है z एक्सिस के अबाउट, और आपको x एक्सिस और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये आपको पहले से ही पता है। और आपको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। पर अभी तो हम कैसे याद करके चल रहे हैं ना कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, पर रियलिटी में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कौन सी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किया जाता है? परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम का इस्तेमाल एक ऐसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज किया जाता है जो एक्सिस आपके परपेंडिकुलर टू द बॉडी हो। तो आपको डायरेक्टली ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि दिस थ्योरम यूज्ड टू फाइंड mi about an axis perpendicular to the body। इसलिए मैं इस चीज को यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको बार बार ये चीज समझे कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, x एक्सिस और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। z एक्सिस में खासियत क्या है? z एक्सिस की खासियत यह है कि ये z एक्सिस आपके खुद के बॉडी को ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस थिंग। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है क्या? अब हमें करना है सॉल्यूशन। हमें निकालना है फॉर्मूला कि z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसे निकालेंगे। ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। अच्छी तरह से अटेंशन पे करेंगे। जैसे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा मास कंसीडर किया था, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। यहां पे भी हम लोग एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे। देखते हो छोटा सा मास हम कहां कंसीडर करेंगे? वो छोटा सा मास मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं। ये I am taking the name of that mass as P, and you very well know
दैट उस छोटे से मास का मास dm लेते हैं हम लोग। बराबर हो गया। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपके पास दो एक्सिस थी, तो सबसे पहला काम जो आपने किया था वो ये किया था कि दोनों एक्सिस से आप लोगों ने उस बंदे को ज्वाइन किया था। यहां पे भी ज्वाइन करो, सेंटर से सबसे पहले ज्वाइन करके ले लो। ये आपने सेंटर से उसको ज्वाइन कर लिया। इस पर्टिकुलर एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, इस पर्टिकुलर एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ। काम खत्म हो गया। इस पॉइंट को m नाम दो, इस पॉइंट को n नाम दो, इस पॉइंट को आपने p नाम दे दिया है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको y नाम दो। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको x नाम दो। सो नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। आपको इस वाली एक्सिस से यानी कि x एक्सिस से p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। मैं रिपीट करता हूं, आई विल रिपीट। हमने जो डिस्टेंस यहां से लिया है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। अगर सेंटर से डिस्टेंस लेते तो सारे एक्सिस का सेंटर से डिस्टेंस एक ही आता, क्योंकि सारे एक्सिस एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सारे एक्सिस का सेम ही आता। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दोनों एक्सिस के अलग अलग सेंटर थे, इसलिए उनके सेंटर से डिस्टेंस ले लिया, काम खत्म हो गया। यहां पे अगर मैंने सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया तो तीनों एक्सिस का सेंटर से डिस्टेंस तो एक ही आएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। इसलिए रिपीट करता हूं, यहां पे हम लोगों ने एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है उस पॉइंट P का। वी हैव टेकन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस। क्या लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है x और y एक्सिस से। अब दूसरी चीज जो आपने यहां पे अच्छी तरह से सोचनी है, जब मैंने x एक्सिस से p पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, x एक्सिस से p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, मैंने उसको नाम y दिया। और जब मैंने y एक्सिस से p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो मैंने उस डिस्टेंस को x नाम दिया, उल्टा उल्टा नाम दिया। नोटिस करो, वापस नोटिस करो, जब आपने x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया उसको आपने y नाम दिया, जब आपने y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया मैंने उसको x नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपको इस डिस्टेंस को p नाम देना है p नाम दो, इसको q देना है q दो, इसको d देना है उसको c देना है, जो करना है वो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नामकरण में कुछ नहीं रखा, लिखा हर चीज में क्या है कि आपने आपने कर क्या रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता चली, व्हाट इज mp जिसको आप y बोल रहे हो। mp जिसको हम y बोल रहे हो वो क्या है? वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट P। अगला np डिस्टेंस क्या है जिसको आप x बोल रहे हो? वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू पॉइंट P। और पॉइंट P क्या है? पॉइंट P एक ऐसी जगह है जहां पे हमने छोटा सा मास कंसीडर किया है, और ये सेंटर को हम O ले रहे हैं। 1 2 3 एंड 1 2। क्या ये 5 पॉइंट पेज नंबर 1 में सबको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है हम लोग ने कौन सा डिस्टेंस लिया है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग ने क्या डिस्टेंसेस को मार्किंग की है? मार्किंग आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन करे ये डिस्टेंस को आप z ले लो, उस डिस्टेंस को k ले लो, जो मन करे वो मार्किंग ले लो। हमने ये वाली मार्किंग फिलहाल ले ली है। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू, फटाफट सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिप्लाई रिप्लाई ऑल ऑफ यू।
क्या सब लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? ओके, चलिए, ये एक्स ही है बेटा, जेड नहीं है, एक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली स्टार्ट द डेरिवेशन। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर अगर सर पॉइंट पी का लोकेशन एक्चुअली कहां है, कंफ्यूजन बहुत है। पॉइंट पी का लोकेशन ऑब्जेक्ट पे, पॉइंट पी का लोकेशन ऑब्जेक्ट पे। पॉइंट पी अगर ऑब्जेक्ट का मास है तो ऑब्जेक्ट का मास कहां होगा? ऑब्जेक्ट का छोटा सा मास ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगा ना, बराबर है ना? जैसे मैंने आपको बोला ना, ये पेपर को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, कंसीडर दिस पेपर एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर ही एक डीएम मास है, पेपर के ऊपर ही एक डीएम मास है। अंडरस्टैंड है यश? कहां पे है पॉइंट पी? ओके, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, कल भी आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पॉइंट पी कंसीडर किया था ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पॉइंट पी कहां कंसीडर किया था? ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कंसीडर किया था, बराबर है ना? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लिखा, हम लोगों ने वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिखा, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा पी पॉइंट का, उसके बारे में कुछ बातचीत अभी तक से नहीं हुई। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लिया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लिया, अब हमें यह बात करनी है कि जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस के टर्म्स में निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से सोच के बताइए। जेड एक्सिस से अगर मैं पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत अच्छे किशन, क्या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं? फटाफट बोलो, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? यस, यस, ऑल ऑफ यू गेटिंग एन आइडिया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कैन वी यूज अ पाइथागोरस थ्योरम हियर टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस टू द पॉइंट पी? जेड एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बना के दिखाता हूं कि किस तरह से हम ये कार्यक्रम को अंजाम देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पे इस तरह से आपका पॉइंट पी है, थोड़ा दूर बना रहा हूं पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट पी है जिसका मास डीएम है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां से एक डिस्टेंस बनाया, उसको हमने एक्स लिया, और हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां से एक डिस्टेंस बनाया, उसको हमने वाई लिया। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, ओपी नाम के डिस्टेंस में हम इंटरेस्टेड है। और मैंने क्लियर कट कर दिया है कि ये डिस्टेंस 90 डिग्री बनाएगा, ये डिस्टेंस 90 डिग्री बनाएगा, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस वॉट एवर वी आर सीइंग, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन, एमपी डिस्टेंस एंड एनपी डिस्टेंस आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द बोथ द एक्सिस। हम लोग ओपी नाम के डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है। ओपी नाम का डिस्टेंस क्या है? ओपी नाम का डिस्टेंस है आपके एक्सिस का डिस्टेंस। अगर हम 3D एनवायरनमेंट में इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये आपका वाई एक्सिस समझ लीजिए,
ये आपका एक्स एक्सिस समझ लीजिए और ये आपका जेड एक्सिस समझ लीजिए। ठीक है, ये आपने इस तरह से तीनों एक्सिस समझ लीजिए। ठीक है, और ये आपका डीएम है, ये आपका डीएम है। ये जो ढक्कन आप देख रहे हो, ये ढक्कन आपका डीएम है और ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो यहां से आपने एक डिस्टेंस बनाया, यहां से आपने एक डिस्टेंस बनाया, अब आप यहां से एक डिस्टेंस बना रहे हैं। देखने के लिए देखो कितना अजीब लगता है, पर रियलिटी में अगर 3D एनवायरनमेंट में सच में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल चीज है। जो डीएम है उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कहां से बनाया, वाई एक्सिस से बनाया, जो दिखने में यहां पे टेढ़ा दिखता है पर होगा सीधा ही। यहां से आपको एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अब आप जेड एक्सिस से, ये जो खड़ी हुई एक्सिस है जेड है, जेड एक्सिस से आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए। एंड इफ यू वांट द डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है सब लोगों ने। सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो हम इस वाले डिस्टेंस को भी x मान सकते हैं। एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है। देखो, अगर ये डिस्टेंस को आपने x माना, ये डिस्टेंस भी पैरेलल होने की वजह से x हो जाएगा। और अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं OMP, अगर आप OMP ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज जैसा बिहेव करेगा। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, OP का स्क्वायर विल बी OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, बराबर है, बराबर है। दिस OP विल बी ट्रीटेड लाइक अ हाइपोटेन्यूज इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, क्योंकि ये डिस्टेंस x था, एग्जैक्टली पैरेलल डिस्टेंस भी x हो गया। इस ट्रायंगल में OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर OP का स्क्वायर देगा। तो OP का स्क्वायर क्या है, व्हाट कैन यू टेक एज OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर OP का स्क्वायर ही रहने दो। अगर आपको चाहिए उस डिस्टेंस को कोई नाम दे दो, क्या नाम दे सकते हो आप उस डिस्टेंस को, डिस्टेंस को नाम दे दो z, z से जो डिस्टेंस है उसको z नाम दे दिया। z का स्क्वायर विल बी, OM का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर क्या है y स्क्वायर। काम खत्म हो गया। तो आपने नोटिस किया हम लोगों ने इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कैसे निकाला। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, गिव मी a yes or no फॉर दिस थिंग। चलो फटाफट फटाफट सब लोग को पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया, मैंने कैसे लगाया पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सिंपल लगाया, एकदम सिंपल लगाया। ठीक है, एकदम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। बढ़िया है, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कि अभी तक से हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहली बात, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब भी तुम्हारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा तो याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तुम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हो जो एक्सिस तुम्हारे बॉडी को ही परपेंडिकुलर होगी। पर हालांकि पूरे थ्योरम में 3 एक्सिस है, एक एक्सिस ऐसी है जो बॉडी को परपेंडिकुलर है, पर 2 एक्सिस ऐसी हैं जो बॉडी के प्लेन में है, बट तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सुनने में ट्रिकी लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर आप अच्छी तरह समझ रहे हो तो पहले स्टेटमेंट में मैं तीनों एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा। पहले स्टेटमेंट में सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और वो कॉमन सेंस है, उसमें दिमाग नहीं लगता। बचपन से पढ़ते आ रहे क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, उसमें आपको खुद को पता है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। दिस इज अ बेसिक थिंग जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। सेकेंड चीज एक्स्ट्रा है, कि सेकेंड चीज एक्स्ट्रा क्या है, जेड एक्सिस बॉडी को परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही लिखा कि जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, एक्स का और वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ये चौथा पॉइंट क्या लिखा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मान लिया गया, वाई का डिस्टेंस मान लिया गया, तुम्हारी मर्जी, इसको जेड मानना है, डी मानना है, के मानना है, पी मानना है, जो मानना है मानो। मैंने इसको वाई मान लिया, मैंने उसको एक्स मान लिया। और जेड एक्सिस से डिस्टेंस अभी के अभी निकाल के दिखा दिया, ऑल इज ओके। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एक लैमिनार बॉडी है, यानी कि एक होमोजीनियस बॉडी है, तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि एक लैमिनार और होमोजीनियस बॉडी में
जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। अगर भूले नहीं हो तो बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन देन आपको अच्छी तरह से पता होगा कि लैमिनार बॉडी यानी कि होमोजीनियस बॉडी यानी कि कंटिन्यूअस बॉडी में बेसन का लड्डू का फॉर्मूला लगता है। तो जरा काम करते हैं फिर, इस इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। 1 एंड 2 का है, 1 एंड 2 है नहीं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये वाला फॉर्मूला अगर मैं एक्स एक्सिस पे लगाऊंगा, मुझे पता है ना एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं आई एक्स लिख सकता हूं। मैं डालूंगा इंटीग्रेशन का साइन, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वाई स्क्वायर, और उस मास का नाम डीएम। पहले वाली इक्वेशन खत्म, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। एकदम सिंपल, एक्सिस से मास का डिस्टेंस y, r का स्क्वायर, y का स्क्वायर, आपने उसको कर दिया dm के साथ मल्टीप्लाई, काम खत्म। अब अगला देखिए, i y यानी कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो भाई, डिस्टेंस क्या है? हाँ डिस्टेंस है x, वेरी गुड। मास का नाम dm, डब्बा इक्वेशन नंबर 3। बच्चा भी ये कर लेगा, तुम लोग भी ये कर लोगे। अब क्या करोगे, इस वाले बंदे को लेके आओ, ठीक है। पहले तो एनोमिनस यू आपका नाम डालो वहां पे, ये कोई नाम नहीं होता, फटाफट वो नाम चेंज करो 1 मिनट के अंदर, फटाफट नाम चेंज करो। वो इस इक्वेशन को उठाना है, और क्या करेंगे उस इक्वेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम लोग, मैं आपको बताता हूं उस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे। पे अटेंशन, अच्छी तरह से पे अटेंशन करना है सब लोगों ने, ठीक है। लगे तो वो इक्वेशन छोड़ो, वो इक्वेशन छोड़ो, डायरेक्टली हम जेड एक्सिस के बारे में लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जेड एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, जेड स्क्वायर डीएम, बराबर। देखो जेड स्क्वायर डीएम, आई जेड को कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएम, अभी अभी पता किया था। आई जेड को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। मैंने कल भी एक टेक्निक सिखाई थी ब्रैकेट ओपन करने की, यहां से इंटीग्रेशन वहां से डीएम, यहां से इंटीग्रेशन वहां से डीएम, यहां से इंटीग्रेशन वहां से डीएम, काम खत्म हो गया। अब मुझे अभी अभी पता चला, इसको तो मैंने कहीं देखा है, ये रहा, उसका नाम आई एक्स है। इसको भी मैंने कहीं देखा है, ये रहा, उसका नाम आई वाई है। डेरिवेशन खत्म। अगर आपको आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो, आपको आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मैंने कहा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपल है, सिर्फ कुछ बातें अगर आपको याद है तो डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं बचा। ये स्टेप सबको समझा होगा क्योंकि बेसिक सबको पता है। बेसिक सबको पता है, क्या पता है बेसिक? आपके एक्सिस से डिस्टेंस आर होता है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है डीएम का, वाई, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम। इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम। इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है जेड, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डीएम। और करना क्या है, जेड के बदले वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया हमने पहले से देख लिया था। सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, हमें पता चला इस टर्म को आई एक्स बोलते हैं, इस टर्म को आई वाई बोलते हैं, लिख दिया, डेरिवेशन खत्म हो गया। सीखने को क्या मिला कि अगर तुम्हें जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो, तुम्हें जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, काम खत्म। हा या ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो बढ़िया ही है ना, डेरिवेशन में कुछ दम है ना, फॉर्मूला याद रखने में कोई टेंशन है। सिर्फ दोनों एक्सिस को ऐड करो, तुम्हें सीधा सीधा ये चीज मिल जाएगी। बोलिए क्लियर है? डन एवरीबॉडी? डन डन? रिप्लाई आना चाहिए सब लोगों का, डन।
डन 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 डन, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, ऑल ऑफ यू क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर कोई एग्जांपल रिलेटेड अभी नहीं देखते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उसके ऊपर फिर एक एग्जांपल देखेंगे, कभी ऐसी एक्सिस कभी ऐसी एक्सिस दिखेगी तो कैसे करेंगे। फिलहाल ये चीज सिंपल है, पैरेलल एक्सिस में आपको समझना पड़ता है कि कैसे क्या डिस्टेंस होगा। इसमें क्लियर है, दो एक्सिस आपको दिखाई देंगी, दोनों को ऐड कर दो, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, वी विल सी एग्जांपल्स ऑन दिस। हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में आएंगे तभी भी आपको एक दो एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल अगर आपको दोनों थियरम समझ में आ गए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पर डे आप कोशिश करें कि इन दोनों थियरम्स को पूरा का पूरा सॉल्व करके निकालें। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो बुक में आपको इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। स्टेटमेंट देखो, इसकी पूरी डेरिवेशन देखो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इन दोनों में से एक डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे डेरिवेशंस है। ये आएगा या तो 2-3 मार्क्स के लिए आएगा, वो आएगा तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप बोर्ड एग्जाम्स में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एंट्रेंस में तो इनका यूज होना ही है, मतलब होना ही है। इसलिए बाय डिफॉल्ट आपने इन दोनों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से अपने को बना के रखना, याद करके रखना दोनों डेरिवेशंस को। ठीक है, now we are moving forward. If you're comfortable with the perpendicular axis theorem and parallel axis theorem, अगर आप इन दोनों से कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ते हैं। सर z एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर है और अदर टू एक्सिस का डिस्टेंस होके रही है, z एक्सिस का डिस्टेंस भी z एक्सिस से होके होना चाहिए। रूपाली सिंह, मैंने आपसे डिस्कस किया पहले ही। फर्स्ट ऑफ ऑल द रियलिटी इज whenever you see a distance of an object from an axis, it is always a perpendicular distance only. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी। अगर आप फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया है, जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैंने दरवाजे का एग्जांपल दिया था, जब मैंने आपको दरवाजे का एग्जांपल दिया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप कभी भी जो फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही लगाते हो। ठीक है, वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही लगाते हो। इसके पहले जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी आपने एक्सिस से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, बस वहां पे इतनी बातचीत नहीं हुई। यहां पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, बस दिख नहीं रहा है क्योंकि जेड एक्सिस खुद हमारे इसको परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस खुद ऐसी है, इसलिए यू आर नॉट इमेजिनिंग दैट दिस डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर बाकी जो दो एक्सिस है जो हमारे प्लेन में है, उनसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बन सकता है। जेड एक्सिस ये। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी एक्सिस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनाते हैं और वो एक्सिस आपके खुद के प्लेन में है, आपके खुद के प्लेन में है, तो आपने उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे दरवाजा, अगर आप कभी दरवाजे को बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, तो सपोज कीजिए कि ये आपका दरवाजा है, इफ दिस इज योर दरवाजा, ये आपके घर का दरवाजा है। इस पेन को जरा उस दरवाजे की एक्सिस आप समझ लीजिए। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कुछ दरवाजे के साथ लगी हुई है। जस्ट इमेजिन, दरवाजा इस एक्सिस पे ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, ये देखिए। तो अब अगर आपने कभी इस पे कोई मास लिया, जैसे समझ लीजिए आपने यहां पे पी लिया और ये आपका छोटा सा डीएम मास है, तो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट वो मास का डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा। कोई भी मास ले लीजिए आप, कहीं पे भी मास ले लीजिए आप, अगर आपने यहां पे ले लिया मास पी, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, अगर कोई एक्सिस आपके ऑब्जेक्ट के प्लेन में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। बट अगर आप नोटिस करेंगे, जेड एक्सिस जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेन में नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, ऐसी जा रही है वो, ऐसी। इसलिए जब पी पॉइंट का डिस्टेंस मैं लूंगा तो ऐसा लूंगा। वी कैन नॉट टेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बातें नहीं कर सकते। अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करोगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। जो एक्सिस थी वो सेंटर से ऐसी पास हो रही थी,
और जो आपकी पैरेलल एक्सिस थी वो भी सेंटर से ऐसे पास हो रही थी, देख सकते हो आप, इस तरह से हो रहा था। तो जो आपने डिस्टेंस लिया वो डायरेक्टली पी पॉइंट का दोनों के तरफ से डिस्टेंस नाप कर लिया। इस तरह से अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपने पी पॉइंट का डिस्टेंस नाप कर लिया, सीधा यहां से पी, यहां से पी, खत्म कर दिया। सो व्हेन विल यू टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस? व्हेन द एक्सिस इज इन द प्लेन। इन द प्लेन मतलब आपके ऑब्जेक्ट में खुद में वो एक्सिस समाई हुई होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट से बाहर निकलती हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे z एक्सिस जो है ना, वो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, पर ये दो एक्सिस ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं निकल रही, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट के अंदर समाई हुई है। जैसे डोर में आपके एक्सिस समाई हुई होती है, लाइक दिस। तो डोर ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं एक्सिस जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ होना, और इसको बोलते हैं एक्सिस ऑब्जेक्ट के बाहर निकलना। दोनों में फर्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग रूपाली क्या बात चल रही है यहां पे? इज दैट क्लियर कि क्यों हमने यहां यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और यहां हमने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया? क्लियर है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब और एक चीज के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्लास, अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है। अगले टॉपिक का नाम है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये डिनोटेड बाय के, रेडियस ऑफ गायरेशन, वी डिनोट दिस थिंग बाय के। ठीक है, अच्छी तरह से सब लोगों ने बात समझनी है। बहुत ही सिंपल, इजी और कहीं ना कहीं पे यूज होने वाला टॉपिक है, अच्छे से मेरी बात समझना। ठीक है, होता क्या है कि आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, जिसको आप लिखते हो mr², आप उसी फॉर्मूले को लिख सकते हो क्या? I इज इक्वल टू mk²। mr² फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसमें m क्या है? इसमें m आपका मास ऑफ द बॉडी है। r क्या है? r आपका रेडियस ऑफ द बॉडी हो सकता है, टोटल रेडियस ऑफ द बॉडी हो सकता है आपका। यहां पे भी m मास ऑफ द बॉडी है, k रेडियस ऑफ गायरेशन है। पर ऐसा कब करना है, ऐसा कब लिखना है, ऐसा कब क्या सोचना है, जरा बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। यहां से यहां तक लिखने में एक लाइन में लिख देता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, काम आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स दैट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is effectively at a distance k from the given axis of rotation. K is radius of gyration of the object about the given axis of rotation. अच्छी तरह से मेरी बात को सुनना, सिर्फ ये स्टेटमेंट को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिंग है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते थे, मैंने रिंग कंसीडर कर लिया। ये एक्सिस इस तरह से रिंग के एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, कल परसों अगर आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the ring, about an axis which is passing through exactly through the center of the ring,
तो उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। आप ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है और टोटल रिंग का मास m है। ये दो बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है पता है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता है कि आप सबसे पहले तो एक ऐसा अज्यूम करो कि ये पूरी की पूरी बॉडी की एक्सिस उधर ही है, जहां पे एक्सिस है उधर ही है, परंतु ये पूरी की बॉडी का मास आप कंसीडर करो एक पॉइंट मास। पॉइंट मास जैसे कि सेंटर ऑफ मास, कभी अगर आपने वर्ड सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड द वर्ड सेंटर ऑफ मास, अगर आपने कभी ये वर्ड सुना है, तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता था 11th स्टैंडर्ड में? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये होता था कि पूरी की पूरी बॉडी का मास ऐसे कंसीडर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। इट मींस दैट द मास ऑफ द बॉडी इज इफेक्टिवली at a distance k from the given axis of rotation। आपने इस पूरे रिंग के मास को एक पॉइंट मास कंसीडर करना है और उस पॉइंट मास को आपने जाके रख देना है इसके एंड पे, और अब इस डिस्टेंस को k बोला जाएगा। माइंड यू, ये छोटा सा जो डॉट है वो आपका रिंग है। आसान भाषा में, जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हो तो आप विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करते हो, और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है। इट इज जस्ट अ पॉइंट जहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास इफेक्टिवली होने का दावा किया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि पूरी की पूरी बॉडी का मास यहां पे है। तो सपोज कर लो कि आपने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास ऐसा कंसिडर किया कि यहां पे है, कंसिडर किया यहां पे है, ये पूरा का पूरा मास है रिंग का, तो तब सेंटर ऑफ द एक्सिस से जो डिस्टेंस वहां का होगा उसको आप के बोलोगे। यू विल कॉल इट एज के, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। वापस एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। अगर ये चीज 11th स्टैंडर्ड में समझी होगी तो अभी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, पर अगर ये चीज आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं पता कि क्या होता है तो उसके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास, अ पॉइंट वेयर द whole mass of the body is said to be considered। यानी कि क्या? आपके पूरे के पूरे बॉडी का जो टोटल मास होगा वो ऐसा माना जाता है कि वो यहां पे कंसंट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे जरा सेंटर ऑफ मास के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ने आपको दे दिया एक रेक्टेंगल और किसी ने आपसे पूछा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहां से एक डायगोनल बनाना है, यहां से एक डायगोनल इस तरह से बनाना है। ये डायगोनल्स जहां पे क्रॉस ओवर होते हैं वहां पे ऐसा माना जाता है कि इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास है, ऐसा माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सेंटर ऑफ मास को समझाने के लिए। कुछ बच्चे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, कुछ बच्चे लोग होते हैं जो बुक को घुमाते हैं ऐसे उंगली पे। अगर आप ये बुक कंसीडर करेंगे तो कुछ लोग बुक को ऐसे उंगली पे घुमाते हैं, मुझे नहीं आता घुमाने को, बट इफ यू हैव सीन दिस, ये उंगली ऐसे बुक के नीचे रखते हैं और इस तरह से उसको ऐसे घुमाते हैं। हैव यू सीन दैट थिंग? हैव यू सीन कुछ लोग ऐसे करते हैं? करना नहीं चाहिए, जो भी ऐसा करता है उसको मार्क्स नहीं आते, क्योंकि ये आप विद्या के साथ ऐसे नहीं करते कभी भी। हैव यू सीन दोस पीपल डूइंग लाइक दैट?
सेंटर में उंगली रख के ऐसे घुमाते। चलो बुक छोड़ दो, फुटबॉलर्स लोग बॉल को घुमाते हैं ऐसे उंगली पे। हैव यू सीन फुटबॉलर्स रोटेटिंग द बॉल ऑन देयर फिंगर्स लाइक दिस? ऐसे बॉल घुमा के फिंगर पे रख देते, बॉल फिंगर्स पे घूमती रहती है। हाउ मेनी पीपल हैव सीन दैट थिंग? मुझे पहले इतना बताओ, देखा है सब लोगों ने? सब लोगों ने देखा फुटबॉलर्स ऐसे बॉल को घुमाते हैं। कुछ लड़के लोग को आदत होती है घूमते घूमते कॉलेज या स्कूल में घूमेंगे, बुक ऐसे हाथ में उस पे ऐसे उंगली पे रख के घुमाते रहेंगे। हैव यू सीन दैट थिंग? हैव यू सीन दैट थिंग? यस। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाउ आर दे एबल टू डू दैट थिंग? वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? द ट्रिक इज दे आर एक्चुअली एबल टू पुट देयर फिंगर्स एट द सेंटर ऑफ मास। जब वो लोग अपनी फिंगर को सेंटर ऑफ मास पे रख के वो जब घुमाते हैं तो बुक कहीं और पे नहीं गिरती। और हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग वो सेंटर ऑफ मास पे हमारी फिंगर नहीं रख पाते, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है उतनी। पर अगर आप नोटिस करोगे तो अगर वो बुक कहीं पे गिरने वाली होती है तो वो अपनी उंगली उंगली थोड़ी बहुत हाथ वाथ टेढ़ा वेढ़ा करके मैनेज कर लेते हो, गिरती नहीं है। ये सारा का सारा कमाल इस पॉइंट का है जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। अगर आपने सेंटर ऑफ मास को संभाल लिया, ये पूरी की पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली संभल जाएगी। मैं रिपीट करता हूं सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, मैं रिपीट करता हूं और एक बात भी, बिकॉज आपके 11th के कंसेप्ट वीक हो सकते हैं, आपने नई चीजें सुनी, आपने 11th में ध्यान नहीं दिया, आपको नहीं समझाया गया पर आपने ध्यान नहीं दिया। अभी उसके बारे में चर्चा करके या आप लोगों को कुछ बोल के या भाषण देके अभी कुछ आने रिपीट तो आने वाला नहीं है। टाइम गया मतलब गया। अब क्या कर सकते हैं हम? क्यों ना बेटर अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में सेंटर ऑफ मास जैसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है और अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास ही नहीं पता है तो कैसे चीज चलेगी? पिछले लेक्चर में भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल हुआ था, पर वहां पे बहुत डिटेल में जाना पड़ता था, तब आपको चीज समझती थी। यहां उतना डिटेल नहीं है, यहां सिंपल है, आप आराम से बात को समझ सकते हैं। हाँ जी, चलिए आप आराम से बात को समझ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में समझा रहा था। ये डेफिनेशन 4-5 बार हम लोग पढ़ेंगे तो हमें बेटर लगेगा। एक पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसिडर्ड। अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसिडर्ड। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास? ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, ये देखो ऐसे निकाल। समझो कल को किसी ने उठ के आया, नहीं 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 ट्रायंगल तो सिंपल था, ट्रायंगल तो सिंपल था, रेक्टेंगल तो सिंपल था, ट्रायंगल ले ट्रायंगल, ठीक है भाई ये ले, की फर्क पैंदा है। ये है सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का, किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। अब अगर आप गूगल मैप देखते हो, इफ यू सी अ गूगल मैप, और गूगल मैप में आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो या इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो आप, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको बस का, ठीक है, ये मैं आपको बस का टॉप व्यू दिखा रहा हूं। गूगल मैप पे एक डॉट दिखाता है खाली, आपकी लोकेशन देखिए ना, एक डॉट दिखाएगा खाली, डॉट। आप तो इतनी बड़ी बस में बैठे हो, आप खुद इतने बड़े इंसान हो, तो गूगल मैप क्या दिखा रहा है? गूगल मैप आपका सेंटर ऑफ मास दिखा रहा है। वो पूरी की पूरी बॉडी को एक पॉइंट से डिनोट करके बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली ही इज डिनोटिंग यू बाय योर सेंटर ऑफ मास, ही इज डिनोटिंग यू बाय योर सेंटर ऑफ मास। Is everybody understanding why center of mass is important? क्लियर है? सब लोग के दिमाग में क्लियर है? रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं इस रेक्टेंगल को अब पूरे रेक्टेंगल से बनाऊं। मैं इस रेक्टेंगल को एक पॉइंट से भी बना सकता हूं, मैं इस रेक्टेंगल को एक पॉइंट से भी बना सकता हूं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास समझ लो, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास समझ लो, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन आराम से समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल मेक अ फुल ट्रायंगल, आई कैन मेक अ डॉट ऑल्सो अबाउट दिस ट्रायंगल। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये डॉट ही है जो ये पूरा ट्रायंगल है, आई कैन से लाइक दैट।
और आई कैन से इस पॉइंट पे उस रेक्टेंगल का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? हाँ, आदित्य पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज होगा। यस, आपको बात समझनी है। अभी मैंने सिर्फ आपको दो बेसिक एग्जांपल दिए। अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें डायगोनल्स बनाई जा सकती हैं तो सेंटर ऑफ मास पता करना बहुत आसान काम है। पर अगर कोई आपको ऐसा मास दे दे तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करोगे फिर? तो इन सब लोगों के लिए अलग टेक्निक यूज होती है जो आप इंजीनियरिंग में सेंटर ऑफ मास में सीखोगे। फिलहाल के लिए आपके 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड्स में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो डायगोनल बना के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? पर अगर कोई और ऑब्जेक्ट्स आ जाए, कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। फिलहाल आपका मुद्दा ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मुद्दा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और दिखता कैसे है, और सेंटर ऑफ मास के साथ डायलॉग क्या चिपकाते हैं। सेंटर ऑफ मास के साथ डायलॉग चिपकाते हैं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट ऐसा माना जाएगा कि इस पॉइंट पे उस रेक्टेंगल का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। मतलब क्या, आप पूरा रेक्टेंगल गायब भी कर दोगे ना तो इस पॉइंट के ऊपर रेक्टेंगल चल सकता है, आप मान सकते हो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है। ये चीज आपको वो फिंगर वाले एग्जांपल समझ में, जिस तरह से हम फिंगर से उस बुक को घुमा रहे थे तो उस फिंगर के ऊपर जो पॉइंट है उसी पॉइंट पे पूरे रेक्टेंगल का मास कंसंट्रेटेड था। तो पूरा रेक्टेंगल गायब करके सीधा वो पॉइंट कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। एक और बार पूछना चाहता हूं, किसी को सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम है अभी कभी बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन समझाने जा रहा हूं। वापस रेडियस ऑफ गायरेशन के पास जा रहा हूं। क्या ये बात सब लोग को पता है? आगे बढ़ू, आगे बढ़नी चाहिए मुझे, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एवरीबॉडी हैज इज बीन ओके विद सेंटर ऑफ मास। कैन आई मूव फॉरवर्ड फॉर रेडियस एंड गायरेशन? अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के पास आगे बढ़ू। हाँ चलो, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं। अभी तुमने रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो तुम्हें रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कंफर्टेबल लग रहा है ना अब से? हाँ, पर जब हम फुटबॉल घुमाएंगे तभी सेंटर ऑफ मास एक्टिवेट होगा ना? ऐसा नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ मास एक्टिवेट होने की कोई चीज नहीं होती। सेंटर ऑफ मास हर बॉडी में रहता है। अभी आपके पेट के बीच में जो होल है वो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। वो क्या एक्टिवेट होता है क्या? 24 घंटे आपके साथ ही रहता है ना। पेट का होल है, बीच में पेट का होल आपके पास, पेट में है एक छोटा सा होल, वो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। It's not getting activated, it is there, it is there. You can say like that center of mass का use उस बंदे ने बुक घुमाने में किया या फुटबॉल घुमाने में किया। यूज, यू कैन से ही इज यूजिंग द सेंटर ऑफ मास। अभी लेटेस्टली अगर आप देखेंगे तो लोगों को शॉक क्या होता है, लोगों को शॉक होता है ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको बैलेंस करना है। बहुत इजी काम था। कैसे बैलेंस हो गया? मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को कैसे रख दिया? लोगों के सेंटर ऑफ मास मैच करने पड़ते हैं। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मैच कर दिया तो ये एक दूसरे के ऊपर बैलेंस हो जाएगा। पर ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था ना, क्योंकि सरफेस फ्लैट था। अगर मैं ऐसे बैलेंस करने के लिए बोलूं तो आड़ा आड़ा, ऐसे आड़ा, ऐसे, आप छोड़ूंगा ना गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं होता। सेंटर ऑफ मास की वजह से गिरता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, कहां गिरेगा वो देखना। यहां पे रखा हुआ अंदर से देखो, ऑब्जेक्ट खोखला है, अंदर से ऑब्जेक्ट खोखला है, तो मुझे खुद को नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। देख रहे हो, गिर जा रहा है, कहीं ना कहीं गिरेगा, पक्का गिरेगा कहीं ना कहीं। अब कहां किस तरफ गिर रहा है जरा नोटिस करना। ये पॉइंट मैं जिस तरफ रखूंगा उस तरफ गिरेगा। द रीजन इज, हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हो, इस तरफ इसका सेंटर ऑफ मास हो, क्योंकि बीच में से तो खोखला है ना, असली वाला रेक्टेंगल तो नहीं है, खोखला वाला रेक्टेंगल है। हो सकता है सेंटर ऑफ मास कहीं यहां हो। अगर उसको मैंने बैलेंस कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत ही हायर किस्म की चीजें हैं, बट फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले। नाउ वी विल
अगेन डिस्कस अबाउट के। अब हम वापस डिस्कशन चालू करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। तो सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। मैं क्यों ना रेक्टेंगल का ही एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है और सपोज कीजिए कि यहां से एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, नाउ यू नो दैट हमने कल पढ़ा था कि अगर आप एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हो, इफ यू कंसीडर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, समझो ऐसा समझो कि इस बंदे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बंदे का है। जनरली अगर बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के टर्म्स में ही होता है। आगे हाफ 3/2 जो आना है वो आएगा, जनरली बात करते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस पूरे बंदे का यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, और जब ये बंदा घूमेगा, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ये बंदा कैसे घूमेगा, ये एक्सिस रखा है, ये बंदा रखा है, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा, फिर नीचे से आएगा, फिर ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस पे ऐसे घूमने वाला है बंदा। ठीक है, ऐसे घूमने वाला है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है एक्सिस कहां है, बंदा कैसे घूमेगा, इसलिए इसको मैंने रेडियस माना है। अगर तुम्हें अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास पता करो। सबसे पहले इसका क्या पता करो, सेंटर ऑफ मास। कैसे पता करोगे सेंटर ऑफ मास, अभी सीखा है, हो गया, सेंटर ऑफ मास पता कर लिया। अब एक काम करो, अब इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को गायब कर दो, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को गायब कर दो, एक्सिस वही रहनी चाहिए, सिर्फ सेंटर ऑफ मास दिखना चाहिए। अब एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा उसको आप के मानोगे, और यही फॉर्मूला वापस कैसे लिखोगे, नोटिस करो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला एक पॉइंट पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरे ऑब्जेक्ट के मास को डिनोट कर सकता है। तो जब आप एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते हो तो जो डिस्टेंस एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच का होता है उसको आप के नाम का डिस्टेंस मानते हो, जिसको आप रेडियस ऑफ गायरेशन मानते हो। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। क्या ये चीज और ये चीज सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे अक्खा ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस के है, जो मैंने अलग से आपको ऑब्जेक्ट में बना के दिखाया। इतनी सी बात है, रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और नॉर्मल फॉर्मूला तो वैसे भी जानते हो। आया थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता करो, ऑब्जेक्ट को गायब करो, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। द डिस्टेंस between the center of mass of the body and the axis is called as radius of gyration। अब अगर मैं ये सेंटेंस वापस पढ़ूं तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। It means that the mass of the object is effectively का मतलब पूरा का पूरा at a distance k from the given axis of rotation। effectively का मतलब क्या हुआ, a point where whole mass of the body is said to be considered। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे उस रेक्टेंगल का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, यहां पे कंसंट्रेटेड है, यहां पे कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो क्यों ना हम अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला लिखे, तो mr² लिखने के लिए बदले mk² लिखेंगे, खत्म हो गई बात। हाँ या ना, हाँ या ना, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। कम ऑन गिव मी अ रिप्लाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर दैट
रेडियस ऑफ गायरेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है? कम ऑन एवरीबॉडी, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन नाम की चीज आपके बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा जाता है। क्लियर? सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। ऑल ऑफ यू शुड बी गिविंग अ रिप्लाई। सर आर का डिस्टेंस तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास तक होना चाहिए था, बट फुल रेक्टेंगल का डिस्टेंस क्या है? आर क्या है? खुशी, आर क्या है? खुशी, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आर क्या है? व्हाट इज आर? पहले तो मुझे ये बताओ, आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर, आर, ये आर क्या होता है? के नहीं पूछा मैंने, आर पूछा। आर, आर क्या होता है खुशी? व्हाट डू यू नो अबाउट आर? इस पर्टिकुलर जगह में आर क्या है? इस एग्जाम्पल में आर क्या है आपके लिए? नो, नो। इज द आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन? देन व्हाट इज के? अगर के सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस है और आप आर को सेंटर ऑफ मास के, तो फिर के क्या है? फिर आर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के रेडियस ऑफ गायरेशन है। के सेंटर ऑफ मास और उसके बीच में डिस्टेंस है। आर रेडियस है, रेडियस, सिर्फ रेडियस। मैंने अभी अभी आपको समझाया, अगर ये चीज घूमेगी तो ये जो लेंथ है वो रेडियस बनेगा सर्कल का। 3D में एनालिसिस करो, जरा 3D में एनालिसिस करो। अगर ये आपका एक्सिस है और अगर ये बंदा आपका दरवाजा है इस तरह से, जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? ये पॉइंट है एक्सिस का और ये आपके दरवाजा है। ऊपर से देखो, जब ये घूमेगा दरवाजा पूरा, तो ये आपको इस तरह से सर्कल नहीं बना के देगा। ऊपर से देखो, ऊपर से। मॉल का दरवाजा देखा है? मॉल का दरवाजा देखा है? हैव यू सीन अ दरवाजा ऑफ मॉल? किसी मॉल का दरवाजा देखा है? ये बीच में एक्सिस होता है, यहां पे एक दरवाजा होता है, यहां पे एक दरवाजा होता है। हैव यू सीन लाइक दैट दरवाजा इन मॉल? अगर आप यहां से घुसते हो तो ये दरवाजा खुलता है। देखा ऐसा? एक क्लोजअप का ऐड देखा आप लोगों ने? पहले क्लोजअप का ऐड आता था। हैव यू सीन दैट ऐड ऑफ क्लोजअप? हैव यू सीन दैट ऐड ऑफ क्लोजअप? उसमें भी ये दिखाया गया है, यहां से एक व्यक्ति एंटर करते हैं, वहां से एक व्यक्ति बाहर निकलते हैं, तो उनका क्लोजअप का इतना स्ट्रॉन्ग खुशबू होता है कि उनको लगता है वाह आपने क्लोजअप इस्तेमाल किया। देखा वो ऐड आपने? बकवास ऐड था एकदम। आज तक तो मुझे कभी क्लोजअप यूज करके उतना खुशबू आया ना जितना उस ऐड में बताया था। ऐसा लगता है सेंट से ज्यादा खुशबू क्लोजअप यूज करने से आता है। देखा था किसी ने वो ऐड? बराबर है। So now if this is the axis and if this is the दरवाजा, then this will be the radius ना? मैच करके देखो, मैच करके देखो, ये देखो। बात समझ में आई? बात समझ में आई खुशी? पक्का बात समझ में आई? आर क्या है? आर रेडियस है, ठीक है। और के क्या होगा? के आपके सेंटर ऑफ मास से आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस होगा। लकीली यहां पे ऐसा हो रहा है कि आपका जो के आ रहा है वो r/2 के बराबर आ रहा है। लकीली आप देख सकते हैं, दिस डिस्टेंस ऑफ के विल बी इक्वल टू r/2। बट ये चीज जाने दो, फिलहाल क्या है वो समझो। क्या आपको ये बात पता चली? इस पूरे रेक्टेंगल को मैंने पॉइंट से रिप्लेस किया, पर पॉइंट क्या है? पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, कहां रखना है सेंटर ऑफ मास? जहां है वहीं रखना है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है सेंटर ऑफ मास यहां मिला तो तुमने सेंटर ऑफ मास को यहां लिख दिया, नहीं। जहां सेंटर ऑफ मास है उधर ही लिखना है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास यहां था, वहीं सेंटर ऑफ मास बनाया। परंतु अब परंतु अब एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस का नया नाम दिया। क्या नया नाम है? रेडियस ऑफ गायरेशन। यस, फॉर्मूला भी उसके हिसाब से होगा, बट आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में उतना अभी फिलहाल नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, तो पक्का आपको सिखाऊंगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन हर एक बंदे का अलग अलग का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डन। आगे बढ़े। एनी मोर डाउट्स? कोई और डाउट पूछना चाहता है इसके बारे में? एनी मोर डाउट्स?
फटाफट बोलना है सब लोगों ने, किसी को और डाउट है? यूनिट सेम होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट होगा, ठीक है। गायरेशन का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत तेज घूमती है तो उसको गायरेशन बोलते हैं। डन डन, नो डाउट्स, कैन आई मूव फॉरवर्ड? गायरेशन का मतलब है कोई चीज अगर बहुत तेज घूमती है तो उसको गायरेशन के हिसाब से हम बात करते हैं। आपके मोबाइल में भी गायरोमीटर होता है, देयर इज अ गायरोमीटर इन योर मोबाइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर ये था 3 और ये है पेज नंबर 4। ये तो कोई पेज ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी आवर पेज नंबर 5, ठीक है। अच्छी तरह से बात समझना। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद एक टॉपिक खाली हमारा बचता है जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये सब लोग को पता होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी नोइंग व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा आप एक लीनियर मोमेंटम के बारे में पहले चर्चा करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जाने दो, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर एंगुलर मोमेंटम के बारे में चर्चा करेंगे। जस्ट स्टार्ट विथ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम लीनियर मोमेंटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड तक बने रहना है। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, एंड में मुझे कुछ बात करनी है। अगर आप आज का लेक्चर पहले ही छोड़ के निकल लिए, विजय प्लीज चेक करो आपका इंटरनेट कनेक्शन, सब लोगों को बराबर दिख रहा है? आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, ठीक है। विजय विजय जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आपको ही प्रॉब्लम सर? रेडियस और के की वैल्यू, रूपाली उस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, रेक्टेंगल के एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, हर जगह पे वैसा नहीं होगा। इस रेक्टेंगल के एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है कि आपकी के की वैल्यू r/2 के बराबर आ रही है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, हर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टूड? in this particular example it is happening that the k value is coming out to be r/2 for this particular example because object is a rectangle. It will not be in every example. Clear Rupali? हर एक ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू अलग अलग होगा, और वो क्या होगा हमको एक टेबल में रट्टा मारना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में टेंशन मत लो। फिलहाल आपके सिलेबस में वो नहीं दिया हुआ है कि हर एक ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या क्या होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग खाली रेडियस ऑफ गायरेशन समझा रहे हैं। इंटेंसिटी बैचेस में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है? अभी हमारा मेन मुद्दा है कि तुम्हें टॉपिक समझा और तुम्हें एक एग्जाम्पल समझा, बस काम खत्म। उधर मेन काम खत्म हो जाता है अपना। अब धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना और चालू करेंगे कि अगर सर्कल आ गया तो क्या रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, अगर रेक्टेंगल आ गया तो क्या होगा, अगर रिंग आ गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। एक टेबल है, बस वो टेबल रट्टा मार लेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक किसी का रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ी ना निकालते बैठेंगे, याद करके रखेंगे। जैसे सारे के सारे वो टेबल याद करने के लिए तुम लोग को बोला है, वैसे ये भी याद करके रखोगे, ठीक है। एवरीबडी शुड बी रिमेंबरिंग दिस थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से अच्छा, पढ़ने से पहले, अच्छा नहीं, पढ़ने से पहले हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बिकॉज लीनियर मोमेंटम वाली चीजें समझना ज्यादा आसान होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एंगुलर मोमेंटम वाली चीजें भी समझने लग जाएंगे। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में, स्पेशली न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की है।
न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में यह बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बातचीत की है। मतलब न्यूटन ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपको डीपी बाई डी टी मिलेगा। क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। ये जो डीपी बाई डी टी है, इसको आप रीड करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको आप रीड करते हो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो न्यूटन कहते हैं कि अगर आपने किसी के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई तो उसके ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, मतलब उसका मोमेंटम बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बंदे की गाड़ी खराब हो जाती है। वो दो आजू बाजू से गुजरने वाले बंदों को बोलता है कि प्लीज मेरी गाड़ी को धक्का मार दो ताकि मेरी गाड़ी थोड़ी मोमेंटम में आ जाए और मैं इंजन को स्टार्ट करके मैं यहां से चला जाऊं। वो रिक्वेस्ट करता है। तो वो दो लोग आते हैं, एक आदमी पीछे लग जाता है धक्का मारने के लिए और एक आदमी आगे लग जाता है धक्का मारने के लिए। ठीक है, दो आदमी को बुलाया था उसने, तो दोनों आदमी बहुत ही कमाल के लोग हैं। एक आदमी पीछे से गाड़ी को धक्का दे रहा है, एक आदमी आगे से गाड़ी को धक्का दे रहा है। मेरा सवाल आप लोग से यह है, क्या यह गाड़ी जगह से मूव करेगी? क्यों? क्यों मूव नहीं करेगी? ये गाड़ी जगह से मूव इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अगर ऐसा माना कि ये व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों व्यक्ति मिलकर गाड़ी के ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। और जब भी किसी गाड़ी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बैलेंस्ड किस्म का फोर्स लगता है तो उस बैलेंस्ड किस्म के फोर्स की वजह से गाड़ी की वेलोसिटी जीरो रहेगी। और अगर गाड़ी की वेलोसिटी जीरो रहेगी तो गाड़ी का मोमेंटम भी जीरो रहेगा। और अगर गाड़ी का मोमेंटम जीरो रहेगा, इसका मतलब गाड़ी के मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। गाड़ी के मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप बात क्या कर रहे हो? आप बात कर रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में आने वाला बदलाव। अबे जब तुम फोर्स बैलेंस लगा रहे तो कहां से बदलाव आएगा? एग्जाम्पल नंबर 2, उसी आदमी ने उन दोनों व्यक्तियों को ज्ञान दिया कि नहीं 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 सर, आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे धक्का मारोगे तो कैसे चलेगा। एक काम करो, आप भी पीछे धक्का मारो, आप भी पीछे धक्का मारो। तो आप दोनों मिलके पीछे से धक्का मार रहे हैं, मतलब 20 न्यूटन की फोर्स आगे इस तरफ लग रही है, पर इस तरफ से जो फोर्स लग रही है वो तो 0 न्यूटन की है क्योंकि कोई धक्का नहीं मार रहा है यहां से। तो अब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई। यहां से 20 न्यूटन लग रहा है, यहां से 0 न्यूटन लग रहा है। अब गाड़ी आगे की तरफ जाएगी विद वेलोसिटी v। अब गाड़ी का मोमेंटम भी चेंज होगा क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर किसी के पास वेलोसिटी आ रही है तो उसके पास मोमेंटम भी आ रहा है, मतलब उसके मोमेंटम में बदलाव हो रहा है। इससे हमें क्या समझा? इससे अभी हमें यह समझा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लगता है अगर वो 0 होगा तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। dp बाई dt विल बी 0। पर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो फिर dp बाई dt विल नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप dp बाई dt का मतलब आपको समझता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में बदलाव आएगा, बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर dp बाई dt 0 है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है। और इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यह है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है मतलब मोमेंटम में बदलाव नहीं आ रहा है। और अगर मोमेंटम में बदलाव नहीं आ रहा है तो मोमेंटम में बदलाव कब नहीं आएगा? मोमेंटम में बदलाव तब नहीं आएगा जब dp बाई dt 0 होगा। और dp बाई dt 0 कब होगा? किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप 0 लिखते हो ना, तो dp बाई dt 0 कब आएगा? जब उसका मोमेंटम 0 होगा। मोमेंटम 0 कब आएगा? जब वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 कब आएगा? जब बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो एक चीज ध्यान से समझना,
जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करोगे, भले वो लीनियर हो या एंगुलर हो, आपने याद ये रखना है कि उस पे लगने वाली टोटल फोर्स 0 होनी चाहिए या फिर बैलेंस्ड होनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले आपको चीजें समझ में अच्छी तरह से आएंगी।